नमस्कार। नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर गए हैं। रीलबाजी के लिए अच्छा वीडियो तैयार हुआ है। अगर आप जेनजी हैं तो खुश हो जाइए, मीमर हैं तो मीम बनाइए, लेकिन अगर आप देश को विश्वगुरु बनते हुए देखने वालों में से हैं तो ये टॉफी वाला टोटका आपके किसी काम का नहीं है। अगर टॉफीबाजी भाजपा की कूटनीति है तो समझ लीजिए कि विदेश नीति को कूटकर उसका कचूमर बनाया जा चुका है। इस समय दुनिया में जब शौर्य दिखाने का मौका है तो प्रधानमंत्री मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है इसका प्रचार कर रहे हैं, रीलबाजी का कंटेंट तलाश रहे हैं। दोस्तों फिर कहती हूं, यह समय दुनिया को यह दिखाने का है कि भारत क्या है। तेल नहीं आ पा रहा है, भारत में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, मोदी को तेल न जलाने और न खाने की अपीलें करनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री टॉफी बांटने वाले सेंटा क्लॉस दादा बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया भाजपा की तरह ही व्यवहार कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंस हंस कर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। आप चीन का उदाहरण ले लीजिए दोस्तों। होर्मुज बंद है, लेकिन चीनी जहाजों को रोकने की हिम्मत न ईरान में है न अमेरिका में है। ईरान ने होर्मुज बंद किया है और अमेरिका ने ब्लॉकेज लगा रखा है, लेकिन चीनी जहाज आराम से आ जा सकते हैं। जिनपिंग को आपने कहते हुए नहीं सुना होगा कि उसके नागरिक 1 साल तक सोना ना खरीदें, तेल ना खाएं, तेल ना जलाएं, विदेश ना जाएं। वो तो स्वघोषित विश्वगुरु भी नहीं है, उसका तो डंका भी नहीं बजता है, उसकी छाती भी 56 इंच की नहीं है, वो थोक के भाव खीसे निपोरने भी नहीं जाता है, लोगों के यहाँ हर 4-6 महीने में जहाज उठाकर परिक्रमा करने के लिए भी नहीं जाता है। तो फिर कैसे दुनिया उसके कदमों में आकर गिर रही है? अगर ये टॉफी वाला टोटका और खीस निपोरने वाली डिप्लोमेसी इतनी कारगर होती ना, तो रूस, अमेरिका और चीन जैसे अर्थव्यवस्था के जाइंट देश खीसे ही निपोर रहे होते। दोस्तों, खीसे निपोरने से कंटेंट मिल सकता है, लेकिन दुनिया पर धमक बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता। मेलोनी के लिए टॉफी खरीद कर लेकर जाने को भाजपा मोदी का सेंस ऑफ ह्यूमर बता रही है, लेकिन फिर कहती हूँ, वक्त सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाने का नहीं है, वक्त ताकत दिखाने का है, धमक दिखाने का है। पाकिस्तान तक इस युद्ध में इन्वॉल्व है, चीन तक इन्वॉल्व है। हम टॉफी बांट रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं, अपने देश के लोगों को डराकर मस्खरेबाजी कर रहे हैं। इस भारत की विदेश नीति को वेंटिलेटर पर कैसे भेज दिया गया है और क्या ये टॉफियां बांटकर भारत सुपर पावर बन सकता है, समझेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। एक तरफ देश महंगाई की मार झेल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की पीएम मेलोनी के साथ रोम घूम रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री यहाँ लोगों को पेट्रोल कम इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो वहाँ मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर पहुंचे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से विदेश ना जाने की अपील करते हैं और दूसरी तरफ वो मेलोनी के साथ फोटो शूट करवा रहे हैं। देश की विदेश नीति की तो क्या ही बात की जाए, उसकी हालत ये हो गई है कि तेल तक अमेरिका से पूछ करके उसकी रियायत पर लेना पड़ रहा है। इन हालातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सर हैं। सर से बात करना आज इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दिया, उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की छवि दुनिया भर में पहुंची, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज प्रेम कुमार सर को हमने बिठाया। सर, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तरफ राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने जा रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए मेलोडी लेकर पहुंचे हैं। इस मेलोडी प्रेम पर क्या कहेंगे? शुक्रिया प्रज्ञा जी और तमाम दर्शकों का। जो प्रधानमंत्री जी विदेश गए हैं, प्रधानमंत्री जी का अख्तियार होता है विदेश जाना, और सबसे ज्यादा विदेश का दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए लगता है कि जैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात है। नई बात उन्होंने खुद बनाई है। जाने से पहले वो देश के लोगों को विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह देते और फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये यहाँ नई बात पैदा हो जाती है कि पर उपदेश कुशल बहुते, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है। दूसरी बात है कि जो तस्वीरें आती हैं प्रधानमंत्री जी की
की एक्टिविटीज की, वो बहुत सोच समझ करके प्रोग्रामिंग करके आती हैं। कम से कम पहले नहीं होता था, मोदी रेजिम में होता है। तो इसको ध्यान में रखें। तो मेलोनी को दिया जाना, और ये एक संकेत है, और संकेत हम सही और गलत दोनों अर्थों में हो सकते हैं, लेकिन हम उस लेवल पर सही अर्थ में ही लेते हैं। मगर अब हमारी जनता इस संकेत को क्या ले, कैसे ले? हमारी जनता तो, जिसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, महंगाई से मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। देश की बड़ी आबादी की हम बात कर रहे हैं, हम उस आबादी की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि 500 रुपया भी पेट्रोल हो जाए तब भी हमें मोदी चाहिए और ये रिजिम है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो संपन्न खाते पीते लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो देश में जिनकी तादाद बड़ी है और जिनका जीना मुश्किल हो गया है महंगाई के कारण, वो इस मेलोडी को देख करके एक तरह से चिढ़ाया जाना महसूस करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं विदेश जाकर क्या वो हमारे तेल की कीमत कम करा रही हैं? जाते रसिया जाते, पुतिन से बात करते कि भाई हमें सस्ता तेल दो, लेकिन रसिया से तेल लेने का काम भारत सरकार नहीं कर रही है। भारत का एक उद्योगपति कर रहा है, और वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रसिया से तेल खरीद रहा है और उसको बाहर अधिक मुनाफे में बेच भी रहा है। तो आप समझिए, क्या मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का आदमी नहीं है? हिंदुस्तान नहीं खरीद सकता है रसिया से तेल, लेकिन हिंदुस्तान का उद्योगपति रसिया से तेल खरीद रहा है और वो बाहर में बेच भी रहा है। तो ये केमिस्ट्री क्या है? क्यों उस मुनाफे का फायदा हिंदुस्तान के लोगों को नहीं लेने दिया जा रहा है, जो सस्ता तेल के रूप में रसिया से मिल सकता है? तो जाहिर बात है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट को कमाने देने का मौका, और अब इस क्रोनी कैपिटलिज्म में एक ग्लोबल फैक्टर भी आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी, अमेरिका की मर्जी। अमेरिका की मर्जी के बगैर तो मुकेश अंबानी भी रसिया से तेल न खरीद सके, क्योंकि मुकेश अंबानी अर्जेंटीना से भी तेल खरीदते हैं, और मुकेश अंबानी वो उस छोटे से देश जिसको अमेरिका ने राष्ट्रपति समेत उठा लिया, वहां से भी तेल लेते हैं। तो ये जो वाकया है, ये आंखें खोल देने वाला वाकया है कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं तो क्या देश के लिए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। या कि अपने लिए फोटो ऑप्स क्रिएट करते हैं, दुनिया को ये संदेश देते हैं कि हम प्रेस फ्रीडम को लेकर के बात नहीं करना चाहते, दुनिया के वो सवाल का जवाब नहीं देते। तो भारत की जो प्रतिष्ठा, सवाल का जवाब दे देते क्या हो जाता? नॉर्वे की पत्रकार थी, भारत के पत्रकार तो चरण चुम्बन से मतलब कोई उनके पास टाइम ही नहीं है, गोदी मीडिया के पास तो, लेकिन एक नॉर्वे की पत्रकार थी, प्रेस फ्रीडम के लिए जाना जाता है वो देश, लेकिन एक सवाल का जवाब दे देते तो क्या हो जाता? प्रज्ञा जी, इस देश का जो सरकारी चैनल है दूरदर्शन डीडी न्यूज, वहां से इस किस्म की बात आई कि हर ऐरे गहरे का जवाब प्रधानमंत्री थोड़े देंगे। अच्छा। एक पत्रकार, उसको ऐरा गहरा समझ करके ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन आप इसी बात को समझिए, मान लिया वो पत्रकार ऐरा गहरा है, तो ऐरा गहरा पत्रकार को प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सफाई देने तो पूरी भारत सरकार खड़ी है। 16 सेकंड्स के सवाल के जवाब में 23 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार ने तो किया, भारत ने तो किया। तो हर ऐरा गहरा का जवाब देने प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और भारत सरकार की ओर से आएगा। तो क्या प्रधानमंत्री भारत से भी ऊपर है क्या, कि भारत सरकार के भीतर ही आते हैं, भारत के भीतर ही आते हैं? ये उन लोगों को के लिए प्रश्न है जो कहते हैं कि सवाल पूछने वाला ऐरा गहरा है। लेकिन सर, ये तो बिल्कुल मैं वही कहने जा रही थी, हर सवाल पूछने वालों को ऐरा गहरा कह देते हैं, और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी तो हिम्मत ही नहीं है सवाल पूछने की, वो तो मतलब क्या ही बोला जाए। लेकिन आप ये बताइए, इससे छवि क्या बनती है एक प्रधानमंत्री की, पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड क्या छवि बनती है कि आप एक पत्रकार के छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पाए? आप खुद कहते हैं कि हमारे देश में हम मीडिया को पूरी फ्रीडम देते हैं,
तो जब आपसे एक सवाल विदेश में पूछ लिया गया तो आप जवाब देने में आपने संकोच क्यों किया? इससे भारत की छवि क्या बनेगी सर, बताएं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लोग क्या सोचेंगे? भारत की छवि पत्रकारिता के ख्याल से ऐसे ही प्रेस फ्रीडम में 157 नंबर पर है, और जितने भी एजेंसियां इंडिसेस तैयार करती हैं वो ग्लोबल लेवल पर ही एस्टैब्लिश्ड है। ये जो आरएसएफ जिसने ये इंडेक्स तैयार किया है वो 2002 से तैयार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आज उसने ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स जो है जर्नलिज्म का, प्रेस का, अभी तैयार किया हो। तो 2002 में हमारी रैंकिंग 80 थी 140 देशों, और आज 180 में 157 है। तो इसका जवाब कि ये कह करके नहीं दिया जा सकता कि ये विदेशी एजेंसियां हैं, कि वो पूछने वाला पत्रकार विदेशी है। अरे तो आप विदेश में गए काहे के लिए? जब विदेश आप जाएंगे तो वहां का ही तो पत्रकार आपसे पूछेगा। तो जवाब में क्या होता है, देखिए भारत की प्रतिष्ठा का, कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और इंडियन पत्रकारों को उसमें जगह नहीं देते हैं। तो ये उसका जवाब है। जो भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया नॉर्वे के पत्रकार का, तो वहां की राष्ट्रीयता, वहां का स्वाभिमान इतना जागा कि उन्होंने भारतीय पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दिया। तो इसका जवाब अब कौन देगा भाई? उस महिला पत्रकार के पक्ष में तो वहां का प्रधानमंत्री खड़ा हो गया, बिल्कुल, लेकिन भारतीय पत्रकार जो वहां गए हुए हैं उनके पक्ष में क्या हमारा देश खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। तो भारत की प्रतिष्ठा कहाँ है दिख रही है? भारत की प्रतिष्ठा को नॉर्वे भी जमींदोज कर रहा है, अमेरिका तो कर ही रहा है। नॉर्वे कितना छोटा देश है, आप समझ सकते हैं। एक और बात है सर, एक चीज और समझ में आ गई कि ही खीखी से कुछ नहीं होने वाला। अभी हम देख रहे हैं कि अभी दुनिया में एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है कि हु इज द मोस्ट सुपर पावर कंट्री, जिसमें चाइना भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है। ये सब एक दूसरे से सींगे लड़ा रहे हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन बड़ा है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कि जब अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जब चीन गए तो अपने 30 सीईओ को लेकर के गए, धमक दिखाने की कोशिश की कि हम बहुत सुपर पावर देश हैं। वहां पर जाकर के जिनपिंग से छोटी कुर्सी में उनको बैठना पड़ गया और जिनपिंग से वो बात भी नहीं बन पाई। उसके बाद पुतिन मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन जिनपिंग को या किसी को इस तरीके से ही खीखी करते हुए नहीं देखा गया। तो अब सवाल ये भी है कि भारत कहां पर स्टैंड कर रहा है, क्योंकि हम सब ये जानने के हकदार हैं कि चल क्या रहा है दुनिया में। भाई हम अगर तेल भी ले रहे हैं तो हमको अमेरिका से पूछ कर लेना पड़ रहा है। हमारी भूमिका क्या है ईरान युद्ध रोकने में, क्योंकि हमारा ईरान पहले का साथी रहा है। हमारी भूमिका क्या है? एक तुच्चा सा देश बीच में आकर के अपने आप को दिखा रहा है कि हमने इन लोगों को शांत करा दिया, हम बीच में बातचीत करेंगे। लेकिन भारत कहां पर है? क्या भारत की सरकार को, क्या भारत के प्रधानमंत्री को ये सामने आकर नहीं बताना चाहिए कि हमारी क्या भूमिका है ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको नॉर्मलाइज कराने में, सेटल कराने में? क्योंकि हमारा अमेरिका के ट्रंप के साथ भी ठीक ठाक है, ईरान के साथ भी ठीक ठाक है, तो फिर चीजें सही करा दें। दूसरी चीज, रशिया से तेल खरीदने तो हम पहले ही खरीदते थे, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? और ईरान से हम कब तक तेल नहीं ले पाएंगे, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई सवाल ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं। ये कब तक चलेगा सर? देखिए, यही भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, मोदी सरकार के मंत्री लगातार एक बात कहते रहे हैं कि हम अपने देश का हित सबसे पहले देखते हैं, तब निर्णय करते हैं। यही है कि देश हित सबसे पहले। तो अब ये क्यों इस बात पर चुप हैं कि देश हित सस्ता तेल खरीदने में है या देश हित महंगा तेल खरीदने में है? देश हित ऊर्जा की जो सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, उसको मजबूत करने में है या एनर्जी सिक्योरिटी को कमजोर करने में है? ये सवाल खुद उनसे ही सवाल है जो मागा के जवाब में मीगा बोल रहे थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जवाब में मेक इंडिया ग्रेट अगेन बोल रहे थे। राइट। लेकिन अब वो मीगा बोलना भूल गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप, जिसको ये अपना दोस्त बताते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप तो सीधे कहता है कि हम जब चाहें तब आपकी पॉलिटिकल करियर को खत्म कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी की। और वो डोनाल्ड ट्रंप
डील भी करता है कि आप भारत के उद्योगपति को हम अरबों रुपया लेकर के न्याय वाले मामले में हम उनको बरी कर दे सकते हैं या रियायत दे सकते हैं। बरी तो नहीं बोलेंगे, वो लटका कर रखेंगे, फाइल छोड़ने वाले नहीं। तो ये मान लेना कि डोनाल्ड ट्रंप इनके फ्रेंड हैं, ये आज तक का सबसे बड़ा झूठ था जो धीरे धीरे साबित हुआ। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, ये सब जो चीजें हो रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब की बात डोनाल्ड ट्रंप सरकार, ये सब जमीर और देश बेच कर किया गया है। भाई कोई भी देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति उम्मीदवार की लड़ाई में किसी एक के पक्ष में थोड़े बोलता है जाके अब की बार इसकी सरकार, लेकिन बोला, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपना नहीं हुआ। वो आए दिन हमारा अपमान करता रहा और हमें बाध्य करता रहा कि हम रूस से तेल न ले, हम ईरान से संबंध न रखें, ईरान से तेल न ले। तो यहाँ पर कहीं से भी ये बात समझ में नहीं आती है कि भारत की ओर से इंडिया फर्स्ट जैसी पॉलिसी को क्यों छोड़ दिया गया। कहाँ है इंडिया फर्स्ट, कहाँ है मेक इंडिया ग्रेट अगेन? और इनका जवाब आज हमें नहीं मिल रहा है। देश के लोग त्राही त्राही कर रही हैं। पेट्रोल पंप छोटे छोटे शहरों से खबर नहीं आ रही है प्रज्ञा जी, लेकिन पता कर लीजिए बड़े शहरों में तो तेल की आपूर्ति है, पेट्रोल डीजल की, लेकिन छोटे शहरों में कमी शुरू हो गई है। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, कहीं पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं पर डीजल नहीं मिल रहा है। और अभी जो राहुल गांधी ने आज भी भाषण दिया है रायबरेली में, उसमें एक बात मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा आने वाले 3 से 4 महीने में महंगाई इतनी ज्यादा होने वाली है जितनी आपने जीवन में नहीं देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि राहुल गांधी की बात लगातार सच हो रही है, तो हमें ये टिप्पणी बहुत बड़े खतरे का अंदेशा बता रही है। जी बिल्कुल यही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेश दौरे पर हैं और राहुल गांधी और पूरा विपक्ष बार बार यही सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे पर हैं, लेकिन देश के लोग, गरीब लोग महंगाई झेल रहे हैं, महंगाई से परेशान है। और राहुल गांधी का ये कहना कि एक बड़ा आर्थिक तूफान आ सकता है जैसा आज तक नहीं हुआ। तो ये क्या हो सकता है और कितना भयानक हो सकता है और इससे किसको नुकसान होगा, इसको थोड़ा इलैबोरेट करिए सर। देखिए, प्रश्न भी आपका सही है और उत्तर भी राहुल गांधी ने ही दिया है, मैं तो बस ध्यान दिला रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो आर्थिक संकट का तूफान आने वाला है, इसकी जद में गरीब लोग आएंगे, बेरोजगार आएंगे, आम किसान आएंगे, मजदूर आएंगे, ये अंबानी, अडानी और मोदी नहीं आएंगे। ये बात राहुल गांधी के शब्द हैं, वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देश का वो संपन्न वर्ग जो अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित किए हुए है, उन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि देश की जनता भूख से मरे कि महंगाई से मरे। आप याद कीजिए कोविड का दौर, कोविड के समय में, अब तो धीरे धीरे परतें खुल रही है, वो बिल क्लिंटन, क्या नाम था, बिल गेट्स की सोच, उसकी सोच क्या थी? उसकी सोच थी कि जो संपन्न लोग हैं, जो क्वालिटी के लोग हैं, उनको ही जीने का हक है, बाकी सबको जीने का हक नहीं है। इस दुनिया में जो गरीब हैं, शरीर से कमजोर हैं, लाचार हैं, उनको तो जीना ही नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से कोविड के जो टेस्ट हुए देश दुनिया की जनता पर, वो जो जनता भुगत रही है। आज हम में से कोई भी कभी भी हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है जिसने कोविड का इंजेक्शन लिया है। लड़कियां बांझ हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो दिख रही, चूंकि उन्होंने हमें प्रयोग के लिए उन्होंने जानवर समझ लिया और उस हिसाब से गरीब जनता को जानवर आज भी समझा जा रहा है। वो जो होता है होने दो, हम तो आर्थिक सुरक्षा में हैं, दूसरे को ऊर्जा संकट में डालो, महंगाई संकट में डालो, जीवन जीने के संकट में डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक लाइन में यह है कि जनता की चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सरकार राहुल गांधी के शब्दों में जनता की चुनी हुई है ही नहीं, तो वो जनता के प्रति जवाबदेह क्यों होगी? तो कुल मिलाकर के वोट चोरी, डेमोक्रेसी का अपहरण, और वहीं पर बात आती है। इसीलिए ये सरकार चंद उद्योगपतियों के
और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए ज्यादा बेचैन है, आम गरीबों के लिए फिक्रमंद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेश में है, लेकिन देश के लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। और जो राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक आर्थिक तूफान आने वाला है, उसके क्या मायने थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।